नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन JF-17 थंडर की इस वक्त पूरी दुनिया में धाक बैठ चुकी है और तमाम तर मिडल इनकम कंट्रीज़ इस एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत से ममालिक के नाम सामने आ चुके हैं कि जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ख़रीदना चाहते हैं और बहुत से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। बहुत के साथ डील फाइनल हो चुकी हैं और बहुत से ममालिक इस एयरक्राफ्ट को ख़रीदने के लिए पर तोल रहे हैं। नाइजीरिया के साथ $664 मिलियन की डील हमारी फ़ाइनल हो चुकी है। UAE इस दौड़ में है, सऊदी अरेबिया इस दौड़ में है, इराक़ को अगर आप देख लें, अज़रबैजान, मलेशिया, तो ये 6 ममालिक तो वो ममालिक हैं कि जिन्होंने JF-17 ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया है। और नाज़रीन मज़े की बात यह है कि जब ये 6 ममालिक हमसे JF-17 ख़रीदने जा रहे हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 6 ममालिक नहीं हैं बल्कि ये 6 रीजन्स हैं। तो जब ये ममालिक हमसे JF-17 ख़रीदेंगे तो सिर्फ यही नहीं ख़रीदेंगे बल्कि इनके नेबरिंग कंट्रीज़ भी ख़रीदेंगे। फ़र्ज़ करें अगर अर्जेंटीना ही ख़रीदता है तो उसके नेबरिंग में ब्राज़ील है, बोलीविया है, वेनेज़ुएला है, तो लेटिन अमेरिका में हमारा ये एयरक्राफ्ट अगर जाता है तो वहाँ मौजूद सारे ममालिक फिर इस एयरक्राफ्ट को ख़रीदने की जानिब ज़रूर बढ़ेंगे। अब नाज़रीन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी वो कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से ये मिडल इनकम कंट्रीज़ या जो तरक्की पजीर ममालिक हैं ये सब के सब JF-17 थंडर की जानिब बढ़ रहे हैं। तो नाज़रीन इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको देता हूँ उसके ऐसी कौन सी वो वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर ये JF-17 की जानिब बढ़ रहे हैं। तो नाज़रीन जब भी कोई मुल्क कोई एयरक्राफ्ट ख़रीदता है तो वो अपने सामने 5 पैरामीटर्स रखता है, 5 स्टैंडर्ड्स रखता है और जो कोई एयरक्राफ्ट उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरे तो वो फिर त्यारा ख़रीद लिया जाता है। लेकिन जो भी त्यारा जिस मुल्क की भी कोई प्रोडक्शन जब उन 5 स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरी तरह नहीं उतरती तो फिर उस एयरक्राफ्ट को नहीं ख़रीदा जाता, उसके साथ किया गया प्रोजेक्ट कैंसिल कर लिया जाता है। सबसे पहले उन 5 स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर्स को देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इन 5 स्टैंडर्ड्स के ऊपर JF-17 कैसे पूरा उतरता है। नाज़रीन कोई भी त्यारा ख़रीदते वक्त सबसे पहले जिस फैक्टर को मद्देनज़र रखा जाता है वो होती है किसी भी त्यारे की एजिलिटी, यानी त्यारे की मनूवरिंग कैपेबिलिटी। यानी जब एक त्यारा जब हवा में होता है तो एयर टू एयर कॉम्बैट की उसकी सलाहियत कैसी है, एयर टू सरफेस कॉम्बैट की उसकी सलाहियत कैसी है। जब वो हवा में होता है तो जब वो मोड़ लेता है, जब वो रुख बदलता है, डिफरेंट पोजीशंस लेता है, तो उस पोजीशंस को लेने में उसकी रफ्तार क्या है और अपने टारगेट को अचीव करने में उसकी स्पीड कैसी है। तो ये सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है जिसे एजिलिटी कहते हैं कि एक एयरक्राफ्ट की मनूवरिंग एबिलिटी और कैपेबिलिटी कैसी है। नाज़रीन किसी भी त्यारे को ख़रीदते वक्त जो सबसे दूसरा अहम फैक्टर है वो होता है उसका सब सिस्टम। तो नाज़रीन जब ये जो सब सिस्टम होता है एयरक्राफ्ट का ये भी कार के ऑटो और मैनुअल होने की तरह होता है। आपको पता है जब हम ऑटो कार चलाते हैं तो उसके जो गियर होते हैं और वो सारे स्पीड के साथ खुद ब खुद लिंक्ड होते हैं। जैसी स्पीड बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ें कार खुद ही परफॉर्म कर रही होती है और इससे फ़ायदा ये होता है कि जो ड्राइवर होता है वो अपनी सारी की सारी तवज्जो अपने स्टीयरिंग व्हील के ऊपर बनाए रखता है। वो ग्राउंड के ऊपर देखता है कि सामने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इधर से कार गुजरी, उधर से ये गुजरा। तो इससे क्या होता है जब कार ऑटो होती है तो उसको चलाने में आसानी होती है और एक ड्राइवर की सारी तवज्जो उसके ग्राउंड और उसकी सड़क के ऊपर होती है और वो अपने स्टीयरिंग के ऊपर पूरी तवज्जो बना के बैठा होता है। लेकिन अगर जब कार मैनुअल होती है तो फिर ड्राइवर को साथ साथ कार को चलाने के ऊपर भी अच्छी खासी तवज्जो देनी पड़ती है। मसलन से गियर ऊपर नीचे करना पड़ता है, स्पीड के साथ उससे फिर मैच करके उस हिसाब से चीज़ें चलानी पड़ती हैं। तो इसमें फिर क्या होता है कि ड्राइवर की अच्छी खासी तवज्जो ग्राउंड और सड़क को देखने की बजाय वो गियर को ऊपर नीचे करने के ऊपर लग जाती है। तो जो एयरक्राफ्ट का सिस्टम है वो भी कुछ इसी तरह का होता है। कुछ थोड़े मैनुअल होते हैं, कुछ ऑटो होते हैं, कुछ सेमी ऑटो होते हैं। तो जो एयरक्राफ्ट सेमी ऑटो होते हैं वो आजकल प्रेफर किए जा रहे हैं कि जिनके सिस्टम्स, जिसके सब सिस्टम्स इंटरलिंक्ड हो, जो कमांड रूम से इंस्ट्रक्शंस आ रही हों उन्हें वो खुद ही डिटेक्ट करें, उन्हें खुद ही रिसीव करें, खुद ही उन्हें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करें। जिससे फ़ायदा ये होता है कि जो पायलट होता है उसकी सारी तवज्जो सामने हवा में होती है, उसे इतना टाइम मिल जाता है कि वो अपने डिसीजंस ठीक तरह से ले पाता है। तो ये एक सबसे अहम फैक्टर है जो किसी भी त्यारे को ख़रीदते वक्त जिसे मद्देनज़र रखा जाता है कि जो उसके अपना एयरक्राफ्ट के अपने सिस्टम्स हैं वो किस हद तक एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। वो कमांड रूम से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करके ख़ुद ही इंडक्ट करने में, ख़ुद ही उन्हें परसू करने में किस हद तक इन्फ्लुएंशियल है, ये चीज़ भी किसी त्यारे को ख़रीदते वक्त देखी जाती है।
नाज़रीन, जो तीसरा फैक्टर है जो कोई भी मुल्क किसी त्यारे को ख़रीदते वक्त मद्देनज़र रखता है वो ये होता है कि जो त्यारा है उसने जो वेपन्स कैरी किए हुए हैं वो किस हद तक डेडली और मोहलिक हैं। क्योंकि अगर वो मोहलिक नहीं है और जो त्यारा है उसे उन्हें कैरी करने की अच्छी सलाहियत नहीं है या उन्हें वो ऑन टाइम टारगेट को अचीव करने में इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो फिर इस त्यारे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए ये ज़रूर मद्देनज़र रखा जाता है कि एयरक्राफ्ट जो वेपन्स कैरी कर रहा है वो कितने मोहलिक और डेडली हैं। नाज़रीन, चौथा फैक्टर ये है कि जब भी किसी त्यारे को ख़रीदा जाता है तो ये देखा जाता है कि इसने पहले कभी क्या कोई बैटल टेस्ट की है, क्या ये बैटल टेस्टेड है। मिसाल के तौर पे अगर आप F-16 की एग्जांपल लें तो ये दुनिया के कदीम तरीन और आला तरीन लड़ाका त्यारों में से एक है। इसकी बिल्कुल जितनी तारीफ़ की जाए कम है, ये अपनी मिसाल आप है और इसकी कोई गिला और शिकवा इसका नहीं बनता। लेकिन इसके बारे में जो एक दिलचस्प बात है जिससे अक्सर लोग बेखबर हैं वो ये है कि F-16 ने आज तक किसी भी बैटल को टेस्ट नहीं किया। वैसे इसे जंगों में बमबारी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, शाम में, इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, लेकिन आज तक F-16 ने कभी एयर टू एयर कॉम्बैट नहीं किया है। इसने कभी भी हवा के अंदर, फ़िज़ा के अंदर किसी भी दूसरे त्यारे के साथ जंग नहीं किया है। लेकिन इसलिए ये बैटल टेस्टेड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से मुल्कों ने इसे ख़रीदा है। लेकिन नाज़रीन, जो त्यारा बैटल टेस्टेड हो, जिसे किसी भी जंग के दौरान आजमाया गया हो, वो त्यारा सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और त्यारे का सिर्फ बैटल टेस्टेड होना भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब बैटल हुई हो, जब जंग हुई हो, तो उस जंग के दौरान त्यारे को अपनी डोमिनेंस भी साबित करनी होती है। जिस त्यारे के साथ फ़िज़ा में उस त्यारे की लड़ाई हो रही हो, उस फ़िज़ा में त्यारे को ये साबित करना होता है कि मैं तुमसे बरतर हूँ और मैंने तुम पर सबकत लिया। ऐसे ही जैसे JF-17 ने साबित किया था 27 फरवरी को अभिनंदन को नीचे गिरा के और फिर उसे चपेड़ें पड़वा के। तो इस तरह सिर्फ ये साबित नहीं करना होता कि आपने बैटल में टेस्टेड हैं या नहीं है, साथ ये भी प्रूव करना होता है कि आप का जो ये त्यारा है ये डोमिनेंट है। तो नाज़रीन, ये वो चौथा फैक्टर है जिसे किसी भी त्यारे को ख़रीदते वक्त मद्देनज़र रखा जाता है। अब नाज़रीन, पांचवा फैक्टर सबसे अहम और सबसे ज़रूरी समझा जाता है किसी भी त्यारे को ख़रीदते वक्त, और वो है त्यारे की एक्चुअल प्राइस। अब नाज़रीन देखें, जब कोई भी मुल्क किसी त्यारे को ख़रीदने के लिए आगे बढ़ता है तो वो सबसे पहले देखता है कि जो पहली 4 खसूसियतें मैंने आपको बताई हैं कि ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़ होनी चाहिए, सबसे पहले तो उन 4 चीज़ों को देखा जाता है। अगर उसमें वो 4 चीज़ें हों, उसके बाद उसकी प्राइस के ऊपर आते हैं कि अब देखते हैं जी इसकी प्राइस क्या है। जब उसकी प्राइस पता चलती है फिर उसके बाद कोई भी मुल्क देखता है कि भाई इस प्राइस में, इस स्पेसिफिकेशन के साथ और कौन कौन से ममालिक हमें ये त्यारा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नाज़रीन, जो JF-17 थंडर है इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है और उसके मुकाबले में जो बाकी त्यारे हैं उनकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है और उनका कंपैरिजन क्या बनता है, ये हम थोड़ा आपके आगे चल के बताएंगे। तो ये वो पांचवा फैक्टर है जिसे कोई भी त्यारा ख़रीदते वक्त मद्देनज़र रखा जाता है। तो नाज़रीन, इन पाँचों फैक्टर्स में JF-17 थंडर अपने मुकाबले के सभी त्यारों में, जितने भी 4th जनरेशन में इस वक्त F-35 है, Su-30 है, J-20 है, राफेल है, तो इन सब त्यारों के ऊपर अगर आप इन 5 फैक्टर्स को देखें और साथ JF-17 थंडर की प्राइस को देखें, जो कि मैं अभी सब के कंपैरिजन आगे चल के आपको बताऊंगा, तो अगर आप इन सब फैक्टर्स को ऐसे सामने रखें और फिर आप इन सब त्यारों को कंपैरिजन करें तो उस सूरत में JF-17 थंडर सबसे शानदार चॉइस है। नाज़रीन, 80s के बिल्कुल मिड में भारत ने अपना अलग त्यारा बनाना शुरू कर दिया था और पाकिस्तान तक जब ये खबर पहुंची तो फिर पाकिस्तान ने भी भारत का मुकाबला करने के लिए अपने त्यारे पर काम शुरू कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपना काम लेट 90s में शुरू किया और भारत ने अपने त्यारे पर काम 80s के बिल्कुल मिड में शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बहुत पहले बना लिया, लेकिन भारत अपना त्यारा बनाने में उन्होंने बहुत देर कर दी और जो त्यारा उन्होंने फिर बनाकर मार्केट में पेश किया, जिसका नाम उन्होंने LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखा और उसे तेजास भी कहते हैं और तीजा भी कहते हैं, फिर वो जब मार्केट में आया तो उसकी वो वैल्यू नहीं बनी जो JF-17 की बनी। उल्टा जब उन्होंने अपनी ही एयरफोर्स को जब वो अपने फ्लीट में वो एयरक्राफ्ट शामिल किए तो उनके अपने पायलट्स ने उन जहाज़ों को चला लेने के बाद कहा कि जनाब ये फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, यानी ये उड़ते हुए ताबूत हैं, इनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि जब हम हवा में, फ़िज़ा में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हों, JF-17 का मुकाबला कर रहे हों, उनके पास F-16 हो, तो हम इस त्यारे के साथ उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये उन्होंने कहा कि ये फ्लाइंग कॉफिन्स हैं और ये जुमला बहुत मशहूर है, ये वर्ड और ये फ्रेज़ कि ये उड़ते हुए ताबूत हैं जनाब, आप कैसे ये तवक्को कर रहे हैं कि हम इनके ऊपर बैठ के पाकिस्तान के JF-17 का मुकाबला करें। तो नाज़रीन, जब उनके अपने पायलट्स ने कह दिया कि ये फ्लाइंग कॉफिन है तो फिर अब पीछे और क्या रह जाता है।
और नाज़रीन यही वो वजह है कि जिसकी बुनियाद पर अब भारत को फिर फ्रांस का रुख करना पड़ा और वहाँ से इन्होंने राफ़ेल तैयारा ख़रीदा और जो कि इन्हें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है। वहाँ से इन्होंने 36 तैयारे ख़रीदे हैं जो इनके फ़्लीट में शामिल हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान इस मामले में ख़ुद कफ़ील हो चुका है। पाकिस्तान हर साल 25 नए तैयारे बनाता है जो अपने फ़्लीट में शामिल कर लेता है और पाकिस्तान इसके तैयारे ख़रीदने के ऊपर बहुत बड़ी रकम सर्फ नहीं करता। पाकिस्तान ये तैयारा $55 मिलियन का बेचता है, लेकिन ख़ुद पाकिस्तान को ये बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि ये पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन है। तो पाकिस्तान की इसके ऊपर बहुत कम पाकिस्तान का इसके ऊपर सरमाया ज़ाया होता है और इसलिए हर साल 25 नए तैयारे पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल कर दिए जाते हैं। लेकिन भारत अपना तिजास के ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़ाया करने के बावजूद, उसके ऊपर इतने सालों वर्क करने के बावजूद उससे उस लाइन में नहीं खड़ा कर पाया है जिस लाइन में हमने JF-17 थंडर को खड़ा कर दिया है। और JF-17 थंडर सिर्फ हमारी फ़िज़ाइया में शामिल नहीं हुआ है बल्कि ये हमारे पास एक ऐसा टूल बन चुका है कि जिसके बलबोते के ऊपर हम अपनी इकॉनमी को भी सहारा दे रहे हैं। 6 ममालिक तो ऐसे हैं जिन्होंने बाकायदा और ऐलान कह दिया है कि हम JF-17 खरीद रहे हैं और एक ने तो बाकायदा हमारे साथ $664 मिलियन की डील कर लिया जो कि पाकिस्तानी 113 अरब रुपए बनते हैं। तो नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान की अगर आप इस वक्त मजमूई एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास इस वक्त 1700 एयरक्राफ्ट्स हैं। अगले पिछले पुराने नए राफ़ेल, MiG-21, Su-30 ये सब मिला के भारत के पास इस वक्त 1700 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। लेकिन उनके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो पाकिस्तान के पास सिर्फ़ और सिर्फ 600 एयरक्राफ्ट्स हैं। लेकिन उसके बावजूद 27 फरवरी को जब अभिनंदन साहब आते हैं तो फिर उन्हें चपेड़े भी बढ़ते हैं, उनका Su-30 भी गिरता है, उनका MiG-21 भी गिरता है। तो नाज़रीन, यहाँ पे पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की तरफ से भी ये अक्सर जुमला बोला जाता है और खुदा से डरते हुए और खुदा के ऊपर एतमाद के बाद हम ये जुमला दोहराते हैं कि इससे ये बात मैटर नहीं करती, कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले के पास कितने हथियार हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कौन कौन से वेपन्स हैं, उसमें क्या क्या सलाहियतें हैं। तो जो बात मैटर करती है वो ये है कि पायलट कौन है। ये बात मैटर नहीं करती है कि तैयारा किस कंपनी का बना है और आपके पास कितने तैयारे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी फ़िज़ाइया आलमी सतह पर मन्नी परवन्नी फ़िज़ाइया है और इसकी पूरी दुनिया में तारीफ़ें होती हैं। और एक बड़ा मशहूर जुमला है जो कहा जाता है कि अगर पाकिस्तानी पायलट्स हों और अमरीकी तैयारे हों तो फिर इनसे बेशक पूरी दुनिया जंग करने आ जाए, ये कभी भी हार नहीं सकते। ये वो जुमले हैं जो दुनिया पाकिस्तानी पायलट्स के बारे में कहती हैं। हमने MM आलम पैदा किया है, हमने राशिद मिन्हास पैदा किया है, हमने सरफराज रफ़ीकी पैदा किया है, हमने विंग कमांडर नोमान पैदा किया है, हमने विंग कमांडर हसन अली पैदा किए। तो ये वो करिश्मे और ये वो मौजूदाती वजूद हैं जो हमारी एयरफोर्स में मौजूद हैं। और जब तक ये ज़िंदा हैं और जब तक हमारी एयरफोर्स हमारे साथ है, दुनिया का कोई बंदा, दुनिया का कोई मुल्क और दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। नाज़रीन, आपने देखा कि JF-17 किस सलाहियतों का हामिल है। वो जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन पाँचों के पाँचों पॉइंट्स पर JF-17 बिल्कुल पूरा उतरता है और बल्कि बहुत सारी जगहों पर तो ये बाकी तैयारों से बहुत आगे निकल जाता है। मसलन अगर आप राफ़ेल को देख लें, F-35 को देख लें, Su-30 को देख लें, आप इन सब तैयारों को जब एक सामने इनकी एक लाइन बनाते हैं, ये सब के सब, और JF-17 भी 4th जनरेशन के हैं, इनकी स्पीड सेम है, इनकी रेंज सेम है, वार हेड ले जाने की इनकी सलाहियत सेम है, ये सब 4th जनरेशन के हैं, इनके सिस्टम उतने ही वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं जितने JF-17 के हैं। तो इनकी वो सारी सलाहियतें तो सेम हैं। और उल्टा हमारा जो JF-17 है उससे ये एज भी हासिल है कि वो वार में टेस्टेड है और JF-16 को देखें वो वार में टेस्टेड नहीं किया हुआ। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ पर JF-17 इन बाकी तैयारों से आगे निकल जाता है। और जब आप कीमत के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर तो हमारा JF-17 इन सबको बहुत पीछे धकेल देता है। अब देखें कि अगर ये जितने भी नाज़रीन जिनके मैंने जितने भी तैयारे हैं जिनका मैंने नाम लिया है, रूस का है, चाइना का है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, ये सारे के सारे $100 मिलियन से अबव की रेंज में मौजूद है। मसलन कोई $100 मिलियन का है, कोई $113 मिलियन का है, कोई $130 मिलियन का है। लेकिन अगर आप JF-17 की तरफ आते हैं और आप इसकी कीमत देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि स्पेसिफिकेशन सबकी सेम है, जनरेशन सबकी 4th है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी तैयारा आपको $55 मिलियन में मिल रहा है। लेकिन इसी तर्ज के बकिया तैयारे की रेंज ही 100 से ऊपर शुरू हो रही है। कोई 100 मिलियन का है, कोई 135 का है, कोई 120 का है, कोई 130 का है। तो इसलिए ये जंगी एतबार से भी हमारा तैयारा शानदार और लाजवाब है और कीमत के हिसाब से भी ये इंतहाई मुनासिब है। और इसी वजह से, इसी बुनियाद पर ये दुनिया के जितने भी मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं ये पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं, इस तैयारे को ख़रीदने की तरफ देख रहे हैं। और जैसे ही ये 6 ममालिक ये तैयारा ख़रीदने जा रहे हैं तो नाज़रीन ये बात याद रखिएगा कि ये 6 ममालिक नहीं ख़रीदने जा रहे हैं, ये 6 रीजन्स ख़रीदने जा रहे हैं इंशाल्लाह।
और नाज़रीन, आखिर में आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बतानी है। पाकिस्तानी एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब से जब ये सवाल किया गया कि जी आपके पास तो 4th जनरेशन के तैयारे हैं, तो अभी दुनिया 5th जनरेशन के ऊपर शिफ्ट होने जा रही है, ये जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, चाइना है, फ्रांस है, यूके है, तो रशिया है, ये सब के सब अब 5th जनरेशन की जानिब बढ़ रहे हैं। इस वक्त सिर्फ 4th जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन की जानिब अब ये शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो उस पर उनसे सवाल किया गया कि तो फिर आप 5th जनरेशन के तैयारों के लिए किस मुल्क की जानिब देखेंगे? क्या आप अमेरिका की तरफ जाएंगे, क्या आप फ्रांस, यूके, इनमें से किसी मुल्क से कहेंगे कि आप हमें 5th जनरेशन का तैयारा दे दें? तो उस पर शाहिद लतीफ़ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। उनकी बात ये थी कि उन्होंने कहा कि जी जो JF-17 है वो तो हमने चाइना के इश्तराक से बनाया है, उसमें 40% चाइना का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन 60% पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है। और वो भी जो 40% उनसे मदद ली गई है वो रॉ मटेरियल के मामले में उनसे हल्की सी मदद ली गई है, टेक्निकल सपोर्ट भी उनसे हमने ज़्यादा नहीं ली। लेकिन जो बात उन्होंने अगली की वो चौंका देने वाली है, और वो बात उन्होंने ये की है कि ये बात याद रखें कि जब पाकिस्तान 5th जनरेशन का अपना तैयारा बनाएगा तो हम चाइना से किसी किस्म की कोई मदद नहीं लेंगे। वो 5th जनरेशन का जो हमारा तैयारा बनेगा वो मुकम्मल और कुल्ली तौर पे पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्शन होगी, और ये हम खुद बनाएंगे और दुनिया को सप्लाई करेंगे। लिहाजा परेशान होने की बात नहीं है कि हम 5th जनरेशन के लिए किसकी तरफ देखेंगे, बल्कि आप ये सोचें कि कौन कौन से ममालिक 5th जनरेशन के तैयारे के लिए हमारी तरफ देखेंगे। तो नाज़रीन, JF-17 की डिटेल्स और इसकी मनूवरिंग कैपेबिलिटीज़ और इसके गलबे के ऊपर आपको हमारी ये क्रिएशन कैसी लगी है, अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया।